हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 फिजिक्स प्रश्न पत्र कोड 55/1/2 दैट इज सेट 2, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये आपके लिए लेके आया हूं। इसको देखें और इसका फायदा उठाएं। यह है पेपर। इस पेपर में आप जानते होंगे जैसा कि सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 to 12 जो है ये मल्टीपल चॉइस होता है। 13, 14, 15, 16 ये असर्शन रीजन होता है। उसके बाद सेक्शन बी 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स, सेक्शन डी ये 4 मार्क्स का और 4 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से सेक्शन ई जो होगा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 4xi न्यूटन पर कूलम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A x इक्वल्स टू 1 मीटर एंड B x इक्वल्स टू 3 मीटर दैट इज VA माइनस BB। तो E दिया हुआ है, E और VR में रिलेशन होता है dV इक्वल्स टू माइनस EDX। तो यहाँ पर VB माइनस BA फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो A पहले है B बाद में है, तो VB माइनस BA इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ओवर x इक्वल्स टू 1 to 3 E डॉट dx और E की वैल्यू है 4xi। तो इसका मतलब हो गया कि I जो है x की डायरेक्शन में हो गया, तो 4x dx। अब इसको 4x का आप बनाएंगे तो ये 4x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा दैट इज 2x स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी 1 to 3 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस 16 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर पूछा है VA माइनस VB, इसका मतलब हो गया कि VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस 16 है, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू हो गया 16 वोल्ट। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी 16 वोल्ट ये आंसर होगा। तो कहने को तो ये मल्टीपल चॉइस होता है, लेकिन ये कि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, in an unbiased PN junction at equilibrium which of the following statement is true? कौन सा true है? Diffusion current is zero but different drift current exists. Diffusion current exists but different drift current is zero. Diffusion and drift current are equal and opposite. Both the diffusion and drift current exist but are unequal. तो unbiased की कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट ये दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1% देन द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज क्लोज टू। अब देखिए फाइनल लेंथ L प्लस 1% ऑफ L, तो यह आ जाएगा 1.01 L, L डैश अपान L 1.01 हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ, या आप कह सकते हो कि मास ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग। इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। तो AL क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो गया। इससे बन जाएगा L डैश अपान L इक्वल्स टू A अपान A डैश विच इज इक्वल टू 1.01। अब R इक्वल्स टू रो L अपान A होता है, तो R डैश फाइनल के लिए और R ये बना लेंगे। अब इस तरह से ये बन जाएगा L डैश अपान L इंटू A अपान A डैश। L डैश अपान L 1.01 है, A अपान A डैश भी 1.01 है दैट इज 1.01 स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि अब आपको परसेंटेज में बनाना है, तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे, -1 कर दीजिए, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1.020 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0201 इंटू 100। डेसिमल के ये डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, तो ये 2.01% दैट इज आंसर होगा हमारा 2%। तो ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आगे है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है ये आएगा सी। कैसे आएगा ये देखिए, फॉर इंटरफेरेंस कंडीशन इज रिक्वायर्ड, क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और
कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ इस टेबल में देखिए, पहला इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, इसमें फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, y2 a2 साइन 2 ओमेगा 2, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा, y3 a3 कास ओमेगा टी, इसको अगर टर्म बना लें तो a3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ओमेगा और यहाँ पर फेज आ जाएगा पाई बाई 2 का, y4 a4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये भी ओमेगा है। अब यहाँ पर कौन सी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा ओमेगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, या सेकेंड का थर्ड का फोर्थ के साथ ये बन सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि आपने टिक किया। क्वेश्चन नंबर 5, a concave lens of focal length 40 cm is coaxially in contact with two convex lenses each of focal length 20 cm on each side. The focal length of the combination is, अब देखिए एक लेंस इधर है और दूसरा लेंस इधर है, फोकल लेंथ सेम है, कोएक्सियल रखा हुआ है। अब देखिए ये कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में जब है तो टोटल पावर निकाल लीजिए, तो पावर P1 P2 प्लस P3 आ जाएगा। अब ये आ गया 100/f से सेंटीमीटर में, तो 100/ इसका हो गया प्लस 20, इसका हो गया 100/ माइनस 40 और इसका हो गया 100/ प्लस 20। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 5d माइनस 2.5d प्लस 5d दैट इज प्लस 7.5t होगा। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगी f इक्वल्स टू ये 100/ सेंटीमीटर में कर लेंगे पावर, तो ये मीटर में है तो 1/7.5 होगा पॉइंट, और सेंटीमीटर कर लेंगे तो ये 100/ होगा। अब एक 0 दशमलव यहाँ से हटा लीजिए तो इसका जो है ऊपर आ गया 1000, अब कट कर लीजिए तो 40/3 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल इज डी, अल्फा पार्टिकल के लिए डी है। When it moves head on with speed v towards a target nucleus, if the alpha particle is replaced by a proton moving with the same speed, the new distance of closest approach will be, क्या होगा? देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, तो इससे d इक्वल्स टू ये आएगा d इक्वल्स टू 2kq कैपिटल Q अपॉन mv स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल हो गया q बाई m। अब अल्फा पार्टिकल के लिए अगर हम अल्फा सफिक्स ले लें तो d अल्फा प्रोपोर्शनल q अल्फा अपॉन m अल्फा, q अल्फा 2e और m अल्फा 4 मास ऑफ प्रोटॉन, अब 2 जा हो गया तो e अपॉन 2 mp हो गया। इसी तरह से प्रोटॉन के लिए e अपॉन mp आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो d अल्फा अपॉन dp इक्वल्स टू 1/2 होगा, तो dp इक्वल्स टू आ गया 2d अल्फा, और अल्फा के लिए दिया हुआ है d, इसका मतलब हो गया 2d, यानी आंसर होगा ऑप्शन ए 2d। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, सिंपल का क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसका हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, a conducting wire connect two charged metallic sphere A and B of radii r1 and r2 respectively. The distance between the spheres is very large compared to their radii. The ratio of the electric field EA upon EB at the surfaces of spheres A and B will be, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ये दिया गया पहले रेडियस r1 है, चार्ज q1 है, r2 है, q2 है। अब इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो जब कनेक्ट कर दिया गया तो दोनों के चार्ज अब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। अब इससे Q1 अपॉन R1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन R2 मिल जाएगा, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन EB इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर से, तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा R2 अपॉन R1, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन है R2 अपॉन R1। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टेट कंडक्टर लाइज अलोंग x एक्सिस
it carries a current of 10 ampere along positive x direction. The magnetic field B due to 1 centimeter segment of this conductor centered at the origin at the point 0 1 meter 0 यानी x y z यानी ये y के अलॉन्ग है 1 मीटर इज कितना होगा। तो देखिए अगर इस फिगर से आप देखना चाहें तो इसकी लेंथ ये दी गई यहाँ पर रखा हुआ है, ये 0 0 है और ये इस डिस्टेंस पर है, y की वैल्यू I 10 एम्पियर है, ये लेंथ हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट म्यू नॉट I अपान 4 पाई डी एल क्रॉस R अपान R क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू रख करके तो म्यू नॉट अपान 4 पाई 10 पावर माइनस 7 हो गया, I की वैल्यू 10 है और डी एल हो गया 10 पावर माइनस 2, x के अलॉन्ग है तो वेक्टर I हो गया और R जो है ये डिस्टेंस ये देखिए y यानी j के अलॉन्ग हो गई तो इनटू यानी क्रॉस 1j अपान r जो है ये 1 मीटर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 और 2 9 और एक इसमें से गायब हो गया 10 पावर माइनस 8 टेस्ला और I क्रॉस j है तो k के अलॉन्ग होगा तो यानी ये इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर माइनस 9 और 10 पावर माइनस 9 जो है वो नैनो हो गया तो 10 n t और वेक्टर k यानी इसका आंसर होगा B 10 n टेस्ला along k vector k. The angular width of interference fringes in Young's double slit experiment depends on distance between the slit and the screen only, wavelength of light used only, both wavelength of light used and slits separation only. तो इसमें एंगुलर विड्थ के लिए जो फार्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपान डी होता है, तो लैम्डा और डी दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11, an electromagnetic wave passes from vacuum into a dielectric medium with relative electrical permittivity 3/2 and relative magnetic permeability 8/3। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वेवलेंथ इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। वेवलेंथ इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, वेवलेंथ इज हाफ्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ विल रिमेन अनचेंज। तो देखिए when a light passes one medium to another medium, frequency of light do not changes with going one medium to another medium, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेज। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम c इक्वल्स टू होता है 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर यही किसी मीडियम में है तो वेलोसिटी भी हो गई c अपान रिलेटिव। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया c/2, यानी मीडियम में जो वेलोसिटी हो गई वो c/2 हो गई। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है लैम्डा मीडियम में लैम्डा अपान n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n इक्वल टू c अपान v, तो v इक्वल्स टू c/2 से c अपान v इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो ये λ/2 यानी वेवलेंथ इसकी हाफ हो जाएगी। वेलोसिटी हाफ हो गई और फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, इसका मतलब है कि वेवलेंथ इज हाफ्ड, ये देखिए λ/2 हो गया एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, ए रजिस्टर एंड एन इंडक्टर of the negligible resistance are connected in series to a 20 volt AC source. If the voltage across the resistor is 12 volt, the voltage across the inductor will be कितना होगा। तो ये सर्किट जो है RL सर्किट हो गई, इसमें जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा V स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, तो इससे VL स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, V 20 दिया हुआ है और VR 12 है तो 400 माइनस 144 256 आ गया, तो VL इक्वल्स टू अंडर रूट 256 दैट इज 16 वोल्ट। तो ये ऑप्शन नंबर डी 16 वोल्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट MCQ क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 12। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सर्सन रीजन क्वेश्चन है 13 to 16, जिसमें कि आपको पता है कि ऑप्शन ए कब होगा, बी कब होगा, सी कब होगा, यहाँ पर ये दिया गया है। तो
यहां पर ये रीजन, ये एसर्शन है, मिसप्रिंटिंग होगी यहाँ पे, रीजन नहीं है ये, फर्स्ट में ए स्टैंड फॉर एसर्शन। इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड। रीजन in a hydrogen atom the electrostatic force on the electron provides the necessary centripetal force to it to revolve around the nucleus। तो बोर मॉडल में आपने पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये A और R दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है ये A का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में ये असर्शन है, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। रीजन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द न्यूक्लियंस आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए असर्शन ए तो सही है, लेकिन रीजन जो है फॉल्स है, तो सी हो गया। 15 में ऑल एटम्स हैव ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट एंड ए करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव। तो ये देखिए ऑल एटम हैव ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन कुछ का जीरो भी होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है ए जो है ये पी में देख रहे हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। If accelerated electron are passed through a narrow slit, a diffraction pattern is observed. Electron behave as both particle and wave। इसका मतलब कि यहाँ पर A और R दोनों सही है, R जो है A का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। चलिए सेक्शन बी। A beam of light consisting of two wavelengths 400 nanometer and 600 nanometer each used to illuminate a single slit of width 1 mm. Find the least distance of the point from the central maximum where the dark fringes due to both wavelengths coincides on the screen placed 1.5 meter from the slit। लैम्डा 1 दिया है 400 नैनोमीटर, लैम्डा 2 600 नैनोमीटर, डी स्मॉल डी 1 mm और कैपिटल डी 1.5। फ्रिंजेस कोइंसाइड ड्यू टू बोथ वेवलेंथ। अब यहाँ पे देखिए एम एन के फॉर्म में ले सकते हैं, या यहाँ पर m1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू m2 लैम्डा 2, तो इससे m1 अपान m2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1, ये रेशियो हो गया। अब रेशियो में ये मिनिमम है, तो इसका मतलब है कि m1 की मिनिमम वैल्यू 3 होगी और m2 की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा y इक्वल्स टू m1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपान D, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1.8 mm। इसी तरह से इसका बी पार्ट में लैम्डा 1 440 है, लैम्डा 2 660 है और स्मॉल डी 0.6, तो उसमें 1 था, इसमें 0.6 है, ये आर पार्ट है और डी वही है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस और इससे आपका मिल जाएगा 3.3 mm। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो है रेशियो निकालना है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये 4 mp। पहले कंडीशन में दिया कि अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, v कांस्टेंट है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपान mv से यहाँ पे दिया है कि va और vp सेम है, तो इसका मतलब है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपान m, तो लैम्डा a अपान लैम्डा p mp अपान ma सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ गया। सेकेंड पार्ट में करा कि व्हेन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन बोथ आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपान √2m के, तो यहाँ ka इक्वल्स टू kp, इसका मतलब कि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपान √m आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इलेक्ट्रिक करंट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में जो है रेशियो, ये रिलेशन फाइंड करना है। तो इस फिगर में आप देखिए, अगर इसकी लेंथ L है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है और ये बैटरी के टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अपोजिट है, यानी Vd जो है अपोजिट होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पहला पूछा है कि क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होगा। सेकेंड पार्ट में रिलेशन पूछा है, तो I इक्वल्स टू Q बाई T होता, तो Q इक्वल्स टू I इंटू T हो गया।
इफ n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो अकॉर्डिंग टू एडजॉइनिंग फिगर इन t सेकेंड n इंटू a इंटू vd इंटू t इलेक्ट्रॉन विल पास। इसका मतलब कि टोटल चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t विल बी q इक्वल्स टू n a vdt इंटू e। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों को इक्वेट कर देंगे, जिससे मिल जाएगा I इक्वल्स टू n e a vd। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 20, a wire of length L is bent round into first a square coil having n turns and a circular coil having n turns. Number of turns दोनों में सेम है। The coil in both cases is free to turn about a vertical axis coinciding with the plane of the coil in a uniform horizontal magnetic field and carry the same currents. Find the ratio of maximum value of the torque acting on the square coil to that on the सर्कुलर क्वाइल, यानी टार्क का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए, अगर ये वायर है, इससे जो है स्क्वायर इस तरह से बनेगा, तो ये इस तरह से मान लीजिए कि n टर्न्स हो गए, और इसमें इसकी जो साइड है, ये साइड जो है a है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और दूसरे वाले में ये सर्कुलर होगा, रेडियस r है। अब देखिए, इससे जो है लेंथ इसकी जो होगी वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्न्स, सबके पेरीमीटर के सम के इक्वल होगा। तो एक का पेरीमीटर हो गया 4a, तो n टर्न है तो n इंटू 4a होगा। अब इससे a निकाल लेंगे, तो a इक्वल्स टू l अपॉन 4n। अब क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लूप ऑफ n टर्न्स, एक का हो जाएगा a स्क्वायर, तो n का na स्क्वायर हो गया। अब a की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो ये पुट कर दिया, तो ये आपका मिल गया n इंटू l स्क्वायर अपॉन 16n स्क्वायर। मैक्सिमम टार्क ऑन स्क्वायर कॉइल, तो टाउ इक्वल्स टू n i a b, परपेंडिकुलर है इसलिए साइन थीटा साइन 90 हो गया। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये पुट कर देंगे, तो टाउ स्क्वायर के लिए आ जाएगा i l स्क्वायर b अपॉन 16n। अब इसी तरह से जो है सेकेंड पार्ट में इसके लिए सर्कुलर कॉइल के लिए फाइंड करेंगे। तो एक का लेंथ हो गया इसकी सरकमफरेंस, यानी c इक्वल्स टू 2 पाई r, तो n का n इंटू 2 पाई r, इससे r की वैल्यू रेडियस निकाल लीजिए, तो l अपॉन 2 पाई n आ गया। अब एरिया निकालेंगे, एक टर्न का हो गया पाई r स्क्वायर, तो n टर्न का n इंटू पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, तो l स्क्वायर अपॉन 4 पाई n आ गया। अब सर्कुलर लूप के लिए n i a b, अभी वैल्यू पुट कर देंगे, सर्कुलर लूप के लिए आ गया i l स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई n। अब दोनों का रेशियो पूछा है, तो दोनों के रेशियो के लिए टाउ स्क्वायर कॉइल के लिए अपॉन टाउ सर्कुलर कॉइल के लिए, तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बाइंडिंग एनर्जी कर्व का ग्राफ ड्रा करने के लिए बोला है, तो ये ग्राफ हो गया। अब इसके बाद इसमें ये पूछ रहा है कि हेवी न्यूक्लियस में जो है ये डाउन क्यों होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में जो क्वेश्चन है कि ड्राई ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हेवी न्यूक्लियाई एज ग्रेटर देन 160 डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास नंबर, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ऐसा क्यों होता है? तो heavy nuclei contains more protons, so Coulombian repulsive force between them increases. This force is short range forces which makes a nuclei less stable. Binding energy per nucleon decreases to 7.6 MeV, which is less stable. So they break into two simpler nuclei such that their binding energy per nucleon rises up to 8 MeV per nucleon and becomes stable. क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन सी, ये है 3 मार्क्स का। फिगर शोज ए नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड सिमेट्रिकली थ्रू द सेम स्पेस बिटवीन टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स P1 P1 डैश एंड P2 P2 डैश केप्ट 2 सेंटीमीटर अपार्ट। P1 डैश से P2 डैश की जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर। If each plate is 3 centimeter long, calculate the potential difference V applied between the plates so that the beam just strikes the point
इंड P2 डैश यहां से निकल करके और ये यहां पर जाती है। अब देखिए ये फिगर है, इसमें दिया गया कि v की वैल्यू जो है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड है। ये टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10⁻² मीटर हो गया। लेंथ ऑफ ईच प्लेट ये 3 सेंटीमीटर है। अब ये जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल 0 है। इसका मतलब कि यहाँ से P2 डैश तक यानी इसको पार करने में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा, तो टाइम इक्वल्स टू टोटल लेंथ अपॉन वेलोसिटी। इसको सिंप्लीफाई करिए, 10⁻⁹ सेकेंड। अब ए विद एक्सीलरेशन, अगर ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होता है तो उस केस में क्या होगा, ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम और एफ इक्वल्स टू क्यू से स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में जो फार्मूला यूज होगा y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर यू वाई इक्वल्स टू 0 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। अब इसको इसमें रख लीजिए, तो y इक्वल्स टू 1/2 ए की जगह पर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, तो e इक्वल्स टू 2my अपॉन ई टी स्क्वायर। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है y ये 1 सेंटीमीटर है, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और t टाइम है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 11.375 10⁴ वोल्ट पर मीटर। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो v इक्वल्स टू e इंटू डी, तो 11.375 10⁴ इंटू ये 2 सेंटीमीटर था तो 2 × 10⁻² मीटर हुआ। अब ये आ जाएगा 2275 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पेपर में जो फिजिकल कांस्टेंट दिए गए हैं वहीं से वैल्यू आपको पुट करनी होती है। अब जैसे कहीं पर 9 ही ले लिया जाता है, इसको 9 × 10⁻31, तो ये वैल्यू थोड़ा सा डिफर होगी। 9.11 रख दिया गया अगर, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें जो दिया जाता है पेपर में फिजिकल कांस्टेंट, वही कांस्टेंट यहाँ पर रखा जाता है और वही वैल्यू जो है मान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट द 2 कंडीशंस अंडर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। ये कंडीशन बताना है। और बी पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर कंटेन्स लेयर ऑफ 3 इमिसिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स A, B and C of refractive indices n 3/4n and 2/3n respectively. A laser beam is incident at the interface between A and B at angle theta as shown in figure. Prove that the beam does not enter region C at all for sin theta is equals or greater than 2/3. अब यहां से ये इंटर कर रहा है तो n है और ये 3/4 यानी डेंसर से रेयर में जाएगा, तो ये नॉर्मल से क्या होगा, पहले तो दोनों कंडीशन लिख देते हैं। तो लाइट शुड बी ट्रेवर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर इंटरफेस ऑफ मीडिया। अब बी पार्ट में देखिए, ये जो दिया गया है वैल्यू हमने नोट कर लिया। अब यहाँ जो रेज इंटर कर रही है डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से अभी हो जाएगी। जब नॉर्मल से अभी हो जाएगी तो सपोज कर लेती ये एंगल 5 है। जब इस सरफेस पर अगर हम नॉर्मल ड्रा कर दें तो ये एंगल 5 है, तो ये भी एंगल 5 होगा। अब ये सी में न जाए, तो सी में न जाए इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम क्या है कि यहाँ पर ये जो एंगल है 90 डिग्री होना चाहिए, ये यानी 90 डिग्री बनाएगा। अब देखिए आपको अब फाइंड करना है इस पोर्शन पर रिफ्रैक्शन और इस पोर्शन पर रिफ्रैक्शन। तो देखिए AB इंटरफेस पर अगर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो NA इंटू साइन थीटा, थीटा एंगल पर इंसिडेंट है, यहाँ पर NB साइन फाई। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो n साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 n साइन फाई, n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर साइन फाई इक्वल्स टू 4/3 साइन थीटा, इक्वेशन 1 हो गया।
इसी तरह से इस BC इंटरफेस के लिए फाइंड करेंगे, तो BC इंटरफेस पर NB sin फाई NC sin 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे sin फाई की वैल्यू मिल जाएगी 8/9। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इक्वेट करेंगे तो 4/3 sin थीटा इक्वल्स टू 8/9, तो sin थीटा इक्वल्स टू 8/9 इंटू 3/4 यानी 2/3 इक्वल्स हो गया। अब sin थीटा की वैल्यू जो है थीटा बढ़ने पर बढ़ती है, इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर बीम डज नॉट एंटर रीजन C एट ऑल फॉर sin थीटा इज इक्वल्स आर ग्रेटर देन 2/3। Question number 24. Using a Gauss law, deduce an expression for electric field at a point due to uniformly charged infinite plane thin sheet. यानी इसमें आपको E इक्वल्स टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये प्रूफ करना है। इसी से रिलेटेड है, टू लार्ज थिन प्लेन शीट्स ईच हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर हेल्ड क्लोज एंड पैरेलल टू ईच अदर इन एयर। What is the net electric field at a point inside and outside the sheet? इसी में R पार्ट है, obtain the condition of balance of Wheatstone bridge और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए ये 24 में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, आपने इसको अच्छी तरीके से देखा हुआ है। ये दोनों सरफेस के लिए निकालेंगे, ये फिगर बनाएंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल फेसेस ये आपको मिल जाएगा 2ES, क्योंकि इस सरफेस पे DS और E थीटा 0 है, DS और E थीटा 0 है, यहाँ पे 90 है तो 90 के लिए 0 हो जाएगा और ये 2 मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इससे मिल जाएगा आपको E इक्वल्स टू Q अपान S इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। Q अपान S ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशन को यूज करना है अगले पार्ट के लिए। तो देखिए ये दो सीट है, दोनों सीट का सिग्मा सिग्मा दिया गया है। फर्स्ट में इसके कारण आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा राइट साइड, इसके लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस लेफ्ट साइड, यानी इन साइड जो होगा वो डिफरेंस होगा, यानी P पर निकालेंगे तो डिफरेंस होगा, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। दोनों इक्वल हैं इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट सीट के लिए E1 राइट साइड, सेकंड के लिए E2 राइट साइड, यानी सम हो जाएगा, यह जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया गया है तो ये अवे हो जाएगा, और अगर ये निगेटिव चार्ज होता तब ये टुवर्ड्स होता। आर पोर्शन का जो पार्ट है बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये आप इसको प्रूव कर लेंगे, P अपान Q इक्वल्स टू R बाई S। इसका बी पार्ट है, इस बी पार्ट में देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है A से B। इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, जब इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं तो ये देखिए बीच वाला पोर्शन व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया M N के बीच का। अब इसमें R का रेशियो 1 आ जाएगा, इसका मतलब कि ये बीच वाला पोर्शन जो है इतना पोर्शन ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो P O के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है टेंड्स टू 0। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये ऊपर R 2R हो गया, नीचे R 2R हो गया। अब 2R पैरेलल हो गए तो इसका हो गया R और ये 2R और ये 3R, इसका मतलब कि R AB इक्वल्स टू R AM प्लस R MN प्लस R NB और ये आ जाएगा 6R। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, ये सर्किट दी गई है और इस सर्किट में एक आ गया है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको इसमें कंडीशन फाइंड करनी है कि डायोड कब जो है D1 माने कौन सा एक्ट कर रहा है, और जब एक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में इन जो 1 किलो 2 किलो और 3 किलो ओम के रजिस्टर्स हैं, इन रजिस्टर्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जो इस पे अप्लाई किया गया है VI इनपुट 12 sin 100 पाई t है,
अगर कंपेयर करें वी नॉट साइन ओमेगा टी से, तो वी नॉट इक्वल्स टू 12 वोल्ट, यानी पीक वैल्यू 12 वोल्ट है। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज सप्लाइड टू नेटवर्क, तो अब यहाँ पर दो कंडीशन मिल जाती हैं। जैसे हम एक बार ये सपोज कर लेते हैं कि जो पॉजिटिव हाफ दिया गया है, तो ए जो है ए पॉजिटिव है या फिर बी पॉजिटिव है। पहले कंडीशन में हम सपोज कर लेते हैं कि बी जो है ये हायर पोटेंशियल पर है, तो ए जो है लोअर पोटेंशियल पर होगा। अब बी के कंपैरेटिवली पी जो है, बी के कंपैरेटिवली जो है पी लेस पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और पी का पोटेंशियल हायर हो गया, ए का लोअर हो गया। इसका मतलब है कि D1 जो है एक्ट करेगा। अब यहां पर D2 के लिए देखिए, ये लोअर हो गया और ये हायर होगा, इसका मतलब है कि ये रिवर्स बायस में हो गया। तो इस कंडीशन में D1 एक्ट करेगा और D2 एक्ट नहीं करेगा। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट भी बनानी है सेकंड पार्ट में, तो देखिए, और ये डायोड जो है आइडियल है, तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है। इसका मतलब है कि ये एक कनेक्टिंग वायर की तरह से काम करेगा, और यह जो है हाई रेजिस्टेंस है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगी। अब यहां पर फाइंड करना है 1, 2, 3 के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसमें आप देखिए ए और पी का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसका मतलब है कि पी और बी का जो टर्मिनल पोटेंशियल हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 12 वोल्ट जो अप्लाई किया गया है। तो P जो है 12 वोल्ट पर है, तो 1 किलो ओम रेजिस्टेंस और ये 3 किलो, ये अब हो गए सीरीज में, तो 1 और 3 का हो गया 4। वोल्टेज अक्रॉस PB ये 12 वोल्ट है। अब इसके अक्रॉस क्या होगा, तो इसके अक्रॉस निकल जाएगा 1 किलो ओम के अक्रॉस 1/1 + 3 × 12, 3 वोल्ट हो जाएगा, और 3 किलो के अक्रॉस 3/1 + 3 × 12, तो 9 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो है सेकेंड पार्ट भी हम अगर ये सपोज कर लें कि A जो है हायर पोटेंशियल देन B है, A हायर पोटेंशियल देन B है, तो इसका मतलब है कि D1 इसमें रिवर्स बायस में हो जाएगा और D2 जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो अब जो इसकी सर्किट बनेगी, अब ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगी, ये दोनों कंडीशन में ये सही होगा। अब इस केस में R और B के अक्रॉस जो होगा यह 12 वोल्ट होगा, AP ओपन हो जाएगा। अब यहां पर ये 1 और 2 ये सीरीज में हो गया, तो 1 और 2 ये 3 हो गया। अब यहां पर फिर अप्लाई कर दीजिए, तो 1/1 + 2 × 12 ये 4 वोल्ट हो जाएगा, और इसके अक्रॉस हो जाएगा 2 किलो ओम के अक्रॉस 8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 26, a 12 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 150 volt. The terminal of the charged capacitor are then connected to those of an uncharged 6 microfarad capacitor. Calculate final potential difference across and charge on each capacitor. तो C1 दिया गया है और V1 यानी इनिशियल दिया गया है और C2 दिया गया है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर Q = C1 V1, तो इससे ये मिल जाएगा आपको 1800 माइक्रो कूलम। कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये मिल जाएगा 100 वोल्ट, यानी फाइनल हो गया 100 वोल्ट। तो चार्ज ऑन C1 Q1 = C1 × V फाइनल, तो 12 × 100 यानी 1200 माइक्रो कूलम। इसी तरह से Q2 600, अब दोनों का सम 1800 यानी 1800 माइक्रो कूलम। 27. A semiconductor has equal electron and hole concentration of 3 × 10⁸ per meter cube. On doping with a certain impurity, the hole concentration increases to 6 × 10⁻10 per meter cube. What type of semiconductor is obtained on doping? Calculate the new electron concentration of the semiconductor. How does the energy gap of semiconductor change with doping? Draw the energy band diagram for it. अब देखिए, Ne और NH इंट्रिंसिक कंडीशन में ये दिया गया है। ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ होल्स NH डैश बढ़ गया, अब ये NH डैश इज ग्रेटर देन NH हो गया, इसका मतलब है कि होल्स बढ़े, यानी ये हो गया
पी टाइप। Ni स्क्वायर इक्वल्स टू Ne इंटू NH होता है, तो Ne जो हो जाए Ni स्क्वायर अपान NH, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 1.5 10⁶ पर मीटर क्यूब। एनर्जी गैप विल नॉट चेंज विथ डोपिंग, एनर्जी गैप वही रहेगा, जो एक्सेप्टेड लेवल है यह इससे थोड़ा ऊपर होगा। तो ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, इसमें ये होल्स हो गए और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये है इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। 28. Draw a labeled ray diagram showing the formation of image by a compound microscope when final image is formed at least distance of distinct vision. Derive an expression for its magnifying power for this case. तो ये रे डायग्राम बनेगा और इस रे डायग्राम से आपको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इसमें m इक्वल्स टू बीटा अपान अल्फा, यानी जो रेशियो ऑफ विजुअल एंगल बाय इंस्ट्रूमेंट अपान नेकेड आई होता है, आर विदाउट एडेड। तो m इक्वल्स टू बीटा अपान अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ये इसका फार्मूला आ जाएगा आपको m इक्वल्स टू माइनस बी यू अपान यू डी अपान यू, और यहाँ डी अपान यू की जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 29। ये पैराग्राफ बेस्ड है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके बेस पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। A researcher performs an experiment on photoelectric effect using two metals A and B with unknown work function. She illuminates the surfaces of A and B with monochromatic radiation of various frequencies and records the value of corresponding stopping potential Vs. The graph shows the variation of stopping potential Vs with the frequency of incident radiation nu for metal A and B. ये Vs और nu के बीच में ग्राफ है, nu1 इज स्मॉलर देन nu2 है। इसका मतलब कि वर्क फंक्शन A का कम होगा और B का वर्क फंक्शन अधिक होगा। अब देखिए क्या क्या दिया है। फ्रॉम द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फ्रॉम द ग्राफ द वर्क फंक्शन ऑफ A एंड B आर H प्लैंक कांस्टेंट, E वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इसको आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के केस में काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उनकी 0 होती है, यानी k इक्वल्स टू E-5 से इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और तो वर्क फंक्शन 5a h nu1 हो जाएगा और b का h nu2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाना चाहिए h nu1 एंड h nu2, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड, फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी nu इज ग्रेटर देन nu2 incident on the surfaces of A and B, the maximum kinetic energy of ejected electron is। आप देखिए k की वैल्यू k इक्वल्स टू E-5 होगा, A के लिए सफिक्स लग गया। इसी तरह से B के लिए, अब EA और EB सेम है क्योंकि जो इंसिडेंट हो रहा फोटॉन, उस फोटॉन की एनर्जी दोनों के लिए सेम है, तो EA इक्वल्स टू EB हो गया। 5A की वैल्यू 5B से कम है, इसका मतलब हो गया कि Ka इज ग्रेटर देन Kb, तो आंसर हो जाएगा A, ग्रेटर फॉर मेटल A बिकॉज इट हैज स्मॉलर वर्क फंक्शन। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर बोथ मेटल्स A एंड B इज डबल कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, देन क्या होगा। तो अब यहां पर देखिए, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डू नॉट अफेक्ट वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कोई इफेक्ट होगा नहीं। ओनली फोटो करंट इंक्रीजेज ड्यू टू इमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, फोटो करंट बढ़ जाएगी। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन नंबर डी, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस विल नॉट चेंज बट मोर इलेक्ट्रॉन विल बी emitted per second. The threshold frequency for a metal surface is nu naught if the radiation of the frequency 3 nu naught illuminates the surface. The maximum kinetic energy
of photoelectrons is even if the frequency were increased by 6 nu naught. The maximum Ke of photoelectrons becomes E2, then E1 upon E2 equals to, देखिए E1 इक्वल्स टू EA माइनस फाइव ए. अब यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया 3h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, तो ये 2h न्यू नॉट हो गया. इस तरह से सेकेंड केस में ये आ गया डिफरेंस 5h न्यू नॉट, तो E1 अपान E2 आ जाएगा 2 अपान 5. तो आंसर सी हो गया 2 अपान 5. आर पोर्शन में लेट m बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन फॉर मेटल B if small e is the value of electron charge, then Planck constant is given by what? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू में ये ग्राफ है, अगर हम इसका स्लोप निकालें तो m इक्वल्स टू एच अपान ई मिलेगा. अगर ये थीटा है तो देखिए ई के इक्वल्स टू ई भी नॉट होता है. अगर हम भी नॉट पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल लेते हैं तो उस केस में यह एच न्यू के इक्वल होता है. तो इसका मतलब हो गया कि यहां से वी एस अपान न्यू इक्वल्स टू एच अपान ई होगा और यही जो है इसका स्लोप होता है. तो इसका मतलब हो गया कि जो h की वैल्यू है e इंटू एम हो जाएगी, यानी h इक्वल्स टू ये हो गया ऑप्शन नंबर ए. Similarly, question number 30, a galvanometer is used to detect R and measure small currents in an electrical circuit. It essentially works on the fact that a current carrying coil experiences a deflecting torque when placed in a magnetic field. This deflection in the coil can be measured and it is related to the current flowing in the coil, the number of turns in the coil, area of the coil and the magnetic field. A hair spring attached to the coil provides a counter torque and helps in measuring the deflection. A galvanometer can be converted to an ammeter or a voltmeter of desired range by using suitable resistances. अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, the torque on the coil remains constant irrespective of the coil's orientation during rotation due to क्या होगा. तो देखिए टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा होता है. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो अब ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट रहे, तो अगर थीटा की वैल्यू इसमें चेंज होगी तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, यानी जो फील्ड होगी वह रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो ऑप्शन नंबर बी. द बेस्ट वे टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी CS ऑफ ए गैल्वानोमीटर. तो CS होता है फाई अपान आई, दैट इज एन ए बी अपान के. ए बी को आसान नहीं है बढ़ाना, के को डिक्रीज करना भी आसान नहीं, तो इसका मतलब एन को हम आसानी से बढ़ा सकते हैं. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. थर्ड, ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है, जो कॉइल विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है. द कॉइल इज रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला और करंट दिया गया है 5 एम्पियर. अब टाउ इक्वल्स टू होता है एन आई ए बी, वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 0.25 न्यूटन इंटू मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी. फोर्थ पोर्शन आर पोर्शन में है. ए गैल्वानोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम. द मीटर शोज द फुल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर. द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 12 वोल्ट इच. तो जी दिया गया है, आई जी दिया गया है, भी दिया गया है और शंट फाइंड करना है. तो फार्मूला होता है एस इक्वल टू वी अपान आई जी माइनस जी. इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3985 ओम. ऑप्शन बी. फोर्थ पोर्शन, ए गैल्वानोमीटर विथ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम shows full scale deflection for a current of 5 milli ampere. To convert it into an ammeter of range 0 to 10 एम्पियर. रेजिस्टेंस आप क्या होना चाहिए, जी दिया है, आई जी दिया है, आई दिया है, एस फाइंड करना है. तो यस इक्वल्स टू आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी दिया जाएगा. ये देख रहे हैं बहुत कम है, 0.01 ओम आया. अब यहाँ पे साथ में भी दिया हुआ है, सी और डी दोनों में है. शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट, इन सीरीज विथ इट. तो ये होता है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. ऑप्शन नंबर सी, 0.01 should be connected in parallel with it.
सेक्शन ई स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। derive an expression for the self inductance of an air filled long solenoid of length L and cross section area A having n turns, और एक न्यूमेरिकल पार्ट है। तो देखिए फैराडे लॉ आप जानते हैं, इसको लिख डालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाता म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन L इंटू ए। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर और with one end pivoted edge rotated with angular speed of 60 rpm round per minute in a uniform magnetic field of 4 millitesla directed perpendicular to the plane of rotation of rod. Find the EMF induced in the rod. अब ये n इक्वल टू 60 rpm है तो rps में ये आ गया। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होता है, ये 2 पाई रेडियन में आ जाएगा। b की वैल्यू दी गई है मिली में, कन्वर्ट कर लिया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड जो है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.14 10⁻³ वोल्ट दैट इज 3.14 मिली वोल्ट एमवी ये आ जाएगा। 31 ये इसी का आर पार्ट है। ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स एंड ऑब्टेन द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज in terms of number of turns and current in the two coils, और न्यूमेरिकल पार्ट है। the ratio of the number of turns in the primary to secondary of an ideal transformer is 1:5। ये प्राइमरी टू सेकेंडरी है यानी NP और NS का रेशियो है। if 5 किलोवाट पावर at 200 वोल्ट इज सप्लाइड, ये इनिशियल पावर और ये इनिशियल वोल्टेज, करंट इन प्राइमरी और आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। ये तो आप पहले बना देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। प्राइमरी में कॉइल कम होगा, सेकेंडरी में अधिक होगा, और ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ Vp इक्वल टू माइनस n d phi बाई dt से Vp इक्वल्स टू माइनस n np d phi अपॉन dt, Vs इक्वल्स टू ns d phi अपॉन dt। तो Vs अपॉन Vp ns अपॉन np मिल गया, एक पार्ट हो गया। और ये जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। If there is no power loss, then output power equals to input power. तो Vs into Is equals to Vp into Ip. तो Vs upon Vp equals to Ip upon Is equals to Ns upon Np। अब अगले पार्ट के लिए Np और Ns का रेशियो 1:5 है। इनपुट पावर 5 किलोवाट है यानी 5000 वाट, Vp 200, तो ये P इक्वल्स टू V इंटू I, तो Vp इंटू Ip, तो Ip इक्वल्स टू हो गया 5000 अपॉन 200 दैट इज 25 एम्पियर। Vs अपॉन Vp इक्वल्स टू Ns अपॉन Np, तो Vs इक्वल्स टू Ns अपॉन Np इंटू Vp, वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 1000 वोल्ट, यानी सेकेंडरी या कह लीजिए कि आउटपुट जो वोल्टेज है यह 1000 वोल्ट होगा। 32 an electric dipole consists of 2 point charges Q and minus Q separated by a distance 2a. Derive an expression for the electric field E due to this dipole at a point distant r from the center of the dipole on the equatorial plane. Write the expression for the electric field at a far off point that is r is much greater than a. इसमें जो फिगर बनाएंगे ये फिगर इस तरह से बनेगा, माइनस क्यू के लिए टूवर्ड्स होगा, प्लस क्यू के लिए, और ये नेट मिलेगा इधर, ये थीटा दोनों सेम होंगे। अब AP और BP ये निकाल लेंगे, दोनों सेम है। E इक्वल्स टू और E2, E1 और E2 दोनों निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब E1 और E2 के कंपोनेंट करेंगे, तो जो इसका X कंपोनेंट होगा और एक Y कंपोनेंट, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, तो जो इसके y कंपोनेंट होंगे वो 0 हो जाएंगे, सम x कंपोनेंट मिलेगा, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दैट इज 2E1 cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ये वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगी, और ये सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये वैल्यू ये 2 नहीं, यहाँ पर ये स्मॉल a है, ये वैल्यू जो है स्मॉल a है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे
ई पी इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यू, और इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि ये प्लस क्यू से माइनस, एलॉन्ग माइनस क्यू टू प्लस क्यू नहीं, इसकी डायरेक्शन जो है ये प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होगी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, प्लस क्यू से माइनस क्यू। इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन XY प्लेन सच दैट चार्जेज Q and minus Q are located at x equals to A and x equals to B respectively. There exists an electric field E equals to 2I Newton per coulomb in region. Calculate the force F and torque. अगर फिगर बनाए तो इस तरह से बनेगा, माइनस प्लस ई की डायरेक्शन यानी एक्स के अलॉन्ग है, तो फोर्स माइनस क्यू वी प्लस क्यू वी, सम जीरो हो गया। डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए, तो क्यू इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा ए माइनस बी, आई के अलॉन्ग है। ये टार्क ऑन डाइपोल, तो पी क्रॉस ई, पी की वैल्यू और ई की वैल्यू, पी की वैल्यू क्यू इंटू ए माइनस बी इंटू आई है और ई की वैल्यू 2i है। आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है टोटल वैल्यू जीरो, यानी टार्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो। इसका आर पोर्शन है, टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 with internal resistances R1 and R2 respectively are connected in parallel by connecting their positive terminals together and negative terminals together. Deduce an expression for equivalent EMF and equivalent internal resistance of the combination. और सेकेंड में न्यूमेरिकल पार्ट उसी का यूज करके फाइंड करना है। ए पैरेलल कॉम्बिनेशन एज स्टेटेड इन ए above of two cells of EMF capital E and 3E and internal resistance capital R, each is connected across a resistance 2R. Find the current that flows through resistance 2R. तो इसमें पहले आप फाइंड करेंगे सेल 1 से करंट कितनी है, तो I1 E1 माइनस B1 अपान R1, सेकेंड से E2 माइनस B2 अपान R2। अब V1 जब दोनों को करेक्ट कर देंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर V को कॉमन ले लेंगे, तो टोटल करंट फाइंड कर लिया। अब इससे ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V इक्वल्स टू, ये देखिए बन के आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब V इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट, कंपेयर करेंगे तो E इक्वलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2 और R इक्वलेंट R1 R2 अपान R1 प्लस R2। न्यूमेरिकल पार्ट में है, ये देखिए E है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसी तरह से इसका 3 और R है, 2R ये आउटर है माने एक्सटर्नल। तो E इक्वलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2E आ जाएगा। R इक्वलेंट R बाई 2 आ जाएगा। R बाई 2 के सीरीज में ये 2R जुड़ा है, तो 2R प्लस R बाई 2 तो 5R बाई 2 हो गया। टोटल करंट I टोटल E इक्वलेंट अपान R टोटल, तो ये 2E अपान 5R बाई 2, सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो आ जाएगा 4E अपान 5R। क्वेश्चन नंबर 33, लेंस मेकर फार्मूला, ये आपको फाइंड करना, तो सिंपल सा है 1 अपान F इक्वल्स टू N माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। बी पार्ट में दिया गया है कि 3 lenses L1, L2 and L3 each of focal length 40 cm are placed coaxially. The distance between L1 and L2 and between L2 and L3 are 120 cm and 20 cm respectively. An object is kept at a distance of 80 cm to the left of lens L1. Find the distance of the final image formed from the object. यानी ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, L1, L2, L3। अब देखिए इसके बीच की डिस्टेंस 120, इसके बीच की 120, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है पहले से 80 सेंटीमीटर पर रखा है। अब पूछ रहा है कि जो फाइनल इमेज है वो जो बनेगा जहाँ पर, यहाँ से और इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो पहले के केस में अगर हम देखें तो जो इमेज फॉर्म होगा ये होगा 80 सेंटीमीटर पे प्लस 80 यानी राइट साइड लेंस के, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा which will be act as an object for lens L2। L2 के लिए जो है यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब
L1 और L2 के बीच की जो डिस्टेंस है ये है 120, तो 80 माइनस हो गया इसमें से, तो इसका मतलब हो गया कि जो U2 है यह -40 सेंटीमीटर हो गया दूसरे के लिए। अब इसके द्वारा कितना बनेगा, तो ये V2 फाइंड करेंगे, तो V2 जो है V2 आ जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि देख रहे हैं कि उसकी फोकल लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी इसके फोकस पर है। तो जब फोकस पे रखा है तो इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट पे बनेगा, तो रेज जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। अब 3 के लिए, तो 3 के लिए जब ये पैरेलल रेज आ रही हैं तो उसके फोकस पर बनेंगी। अगर ये फार्मूले से भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा V3 40 सेंटीमीटर। अब देखिए फाइनल इमेज इसका कुछ ऐसा बनेगा। अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है ऑब्जेक्ट से लेकर के और फाइनल इमेज तक। ये डिस्टेंस हो गई 80, 120, 20 और 40, सम कर दीजिए 260 सेंटीमीटर। इसका आर पोर्शन है। ड्राई रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर when the object is kept between its focus and the center of the curvature. Using this diagram derive the mirror formula. मिरर फार्मूला आपको derive करना है। और इसी पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए 2 times magnified virtual image of an object kept 10 centimeter in front of it. Calculate the focal length of the mirror. ये देखिए पहले तो आप इसका जो है डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया इसका डायग्राम। इसी डायग्राम से फाइंड करना है लेंथ फार्मूला। तो अब इसमें क्या करते हैं, एक बार जो है ये C को लेकर के CI डैश और COO डैश, और इसके बना देंगे जो है O डैश अपान आई डैश OC अपान IC। इसी तरह से फोकस को लेकर के, तो फोकस को लेकर के एक बार FED और FII डैश इन दोनों को बना देंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ओ डैश जो है ईडी के इक्वल है, तो जब ईडी के इक्वल है तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब डी जो है वो पी के नियरर है, क्लोज है, तो डी को जो है पी पर ले लिया जाएगा। अब इसे बना लीजिए 1/v + 1/u = 1/f। न्यूमेरिकल पार्ट m दिया है 2, u = -10, m = -v/u, तो इससे जो है v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, इससे f की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये कॉनकेव मिरर होगा।